So hello everyone, welcome to our YouTube channel. I am Aman, your tutor, and today we are going to discuss chapter 5 of physics class 11, which is laws of motion. So guys, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो चैप्टर 5 है ये मैकेनिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आज हम लोग इसी चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं. सो चैप्टर का जो नाम है वो है लॉज ऑफ मोशन. सो लॉज ऑफ मोशन से आपके दिमाग में आ रहा होगा न्यूटन. ओके, एंड न्यूटन के 3 लॉ और इनर्शिया. ओके, सो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इनर्शिया पे कि व्हाट इज इनर्शिया. ओके, ओके गाइस, सो देखते हैं इनर्शिया होती क्या है. सो बेसिकली इट इज अ टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू प्रिजर्व इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स. कहने का मतलब ये है कि कोई भी बॉडी अपना स्टेट चेंज करने को रेजिस्ट कर रही है, अपोज कर रही है. अगर ये टेबल जिस पे अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ ये यहाँ पे रखा है, तो विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, बिना किसी फोर्स के ये टेबल अपना स्टेट चेंज नहीं करेगा बिकॉज ऑफ इनर्शिया. ओके, अगर आपने स्केटिंग जो करते हैं उनको तो देखा होगा, उनके पास 2 स्टिक्स भी होती हैं. अगर वो उन स्टिक्स का यूज़ नहीं करेंगे तो वो रुकेंगे ही नहीं. ओके, दे कंटिन्यूसली मूविंग. सो इसमें यही लिखा है कि किसी बॉडी की टेंडेंसी, अपने स्टेट चेंज को प्रिजर्व करने की टेंडेंसी, फिर चाहे वो मोशन में हो या रेस्ट में हो, उसी को इनर्शिया कहते हैं. एंड अब चलिए हम लोग देख लेते हैं इनर्शिया के टाइप्स. सो बेसिकली इनर्शिया के थ्री टाइप्स होते हैं. ओके, सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया. सो लेट्स discuss about these 3 types by one. So first one is inertia of rest. Okay, so देखते हैं कि inertia of rest होता. या गाइस, सो देखिए inertia of rest होता क्या है. It is the ability of the body to resist the condition of rest. Okay, in other words, it is the property of a inertia due to which the body can maintain the condition of rest. सो ये मैंने 2 डेफिनेशन लिखी है, आपको जो ज़्यादा रेलिवेंट लगे आप उसको यूज़ कर सकते हैं, आप उसको याद कर सकते हैं. एंड गाइज, क्लास के साथ साथ आप नोट्स बनाते जाइए. ओके, बिकॉज आपको जब आप नोट्स बनाते जाएंगे तो आपका रिवीजन भी होता जाएगा. इन फ्यूचर अगर आपके क्लास टीचर आपको ये चैप्टर पढ़ाएंगे, सो आप क्या करना, उनसे एक दिन पहले ही पढ़ के चले जाना चैप्टर, जिससे आपको ज़्यादा अच्छे से टॉपिक समझ में आए. ओके, आपको पता होगा कि अगर आप कोई चीज़ पहले पढ़ ले रहे हैं, उसके बाद अगर उस चीज़ को दोबारा पढ़ते हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा. सो इससे आपका टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा. ओके, सो नोट्स बनाते जाइए बिकॉज दीज नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो चलिए देखते हैं. सो किसी बॉडी की एबिलिटी कि वो खुद को रेस्ट में ही रखना चाहती है. ओके, सपोज कीजिए ये टेबल है, ये टेबल चाहता है कि ये ऐसे ही रहे, इसको कोई हिलाए डुलाए ना. ओके, मूव ना करे इसको. सो यही होती है इनर्शिया ऑफ रेस्ट. ओके, नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट, विच इज इनर्शिया ऑफ मोशन. ओके गाइज, इनर्शिया ऑफ मोशन. सो ये क्या होता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया ड्यू टू विच द बॉडी कैन मेंटेन द कंडीशन ऑफ मोशन. मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है तो वो मोशन ही करती रहेगी, वो स्टॉप नहीं होगी बिकॉज एक्सटर्नल फोर्स तो अप्लाई हो ही नहीं रहा है, कोई फोर्स तो लग ही नहीं रहा है. सो वो बॉडी मोशन ही करती रहेगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग एक बाइसिकल को ले लें, ओके, और अगर वो कोई ग्लास सरफेस पे मूव कर रही है बाइसिकल, तो ग्लास सरफेस पे फ्रिक्शन तो होगा ही नहीं. ओके, सो विदाउट अप्लाइंग द ब्रेक्स द साइकिल विल नॉट स्टॉप. ओके, मतलब साइकिल रुकेगी नहीं, वो चलती जाएगी चलती जाएगी. सो वही होती है इनर्शिया ऑफ मोशन. अब नेक्स्ट वन पे आते हैं, विच इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. सो गाइज, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन ये क्या होता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द इनर्शिया ड्यू टू विच द बॉडी कैन रेजिस्ट द चेंज इन अ डायरेक्शन. ओके, जैसे कि आपने देखा होगा कि जब आप बस में बैठे रहते हैं और जब बस एक यू टर्न लेती है, ओके, तो आपने देखा होगा कि आप थोड़ा सा उसी जो बस का जो टर्न होता है उसी की डायरेक्शन में आप थोड़ा सा मूव कर जाते हैं, थोड़ा सा बेंड हो जाते हैं. ओके, एंड द सेकेंड वन इज, आपने देखा होगा जब आप कार में ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो जब आप
जब कोई कार टर्न लेती है तो आप देखते होंगे कि आप भी कार के साथ धीरे 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 टर्न हो रहे हैं। सो वही प्रॉपर्टी होती है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की। ओके, डायरेक्शन के अलोंग जब बॉडी अपना स्टेट चेंज कर रही होती है तो उसी को कहते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अंडरस्टूड? सो आई थिंक आपको ये तीनों समझ में आए होंगे। लोग मूव ऑन करते हैं अपने जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ओके, सो न्यूटन फर्स्ट लॉ। सो गाइस अब देखते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन ने क्या कहा था अपने फर्स्ट लॉ में? सो न्यूटन की फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। सो इफ द बॉडी इज इन कंडीशन ऑफ रेस्ट और मोशन इट विल मेंटेन इट्स स्टेट अंटिल और अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। सो उसने कहा कि कोई बॉडी अगर रेस्ट पे है या फिर मोशन में है तो अपनी स्टेट को कंटिन्यू करेगी। कहने का मतलब है वो अपना स्टेट चेंज नहीं करेगी। कब तक नहीं करेगी? तब तक, अनटिल और अनलेस, तब तक जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। ओके, लाइक ये टेबल है, ये टेबल कब तक यहाँ पे स्टेबल रहेगा? जब तक मैं इस टेबल पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करूँ, जब तक मैं इसे पुल या पुश ना करूँ। ओके, लाइक ये कॉपी अभी यहाँ पे स्टेबल है, बट अगर मैं इस कॉपी को ऐसे ऐसे हिला रहा हूँ तो ये अपना स्टेट चेंज कर रहा है ना, रेस्ट से मोशन पे आ रहा है। सो दैट्स द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। सो न्यूटन के फर्स्ट लॉ में हमें मिला क्या? न्यूटन के फर्स्ट लॉ में हमें एक नेम मिला, ये था फोर्स। सो चलिए देखते हैं फोर्स क्या होता है। ओके गाइस, फोर्स क्या होता है? फोर्स एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो किसी बॉडी के स्टेट को चेंज करती है। कब? जब वो बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होती है। ओके, चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स की, कि फोर्स कितने टाइप्स के होते हैं। ओके, सो फोर्स बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, कॉन्टेक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। ओके, सो चलिए देख लेते हैं कॉन्टेक्ट फोर्स क्या होता है और नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स क्या होता है। ओके गाइस, सो कॉन्टेक्ट फोर्स होता क्या है? इट इज द फोर्स विच डेवलप बिटवीन द बॉडीज व्हेन दे आर इन द कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर। ओके, सो ये फोर्स तब डेवलप होता है जब दो बॉडीज कॉन्टेक्ट में होती हैं। ओके, सपोज करिए ये पेन, दिस पेन एंड दिस कॉपी। सो अगर मैं इस पेन को इस कॉपी पे रख रहा हूँ तो ये पेन ने कुछ फोर्स लगाया कॉपी पे एंड कॉपी ने भी फोर्स लगाया इस पेन पे। सो ये कौन सा फोर्स हो गया? ये हो गया कॉन्टेक्ट फोर्स। ओके, एग्जाम्पल में फ्रिक्शनल फोर्स और वेट। सो फ्रिक्शनल फोर्स का मैं आपको बताता हूँ। आपने देखा होगा आप मूव कर रहे हैं, आप कैसे मूव कर रहे हैं? आप तभी मूव कर रहे हैं जब आप अर्थ के सरफेस पे अपना पैर रखते हैं तो वहाँ पे फ्रिक्शन होता है। ओके, सो फ्रिक्शन क्या करता है? आपको धक्का देता है। फोर्स वो फ्रिक्शनल फोर्स होता है। ओके, जिसकी वजह से आप क्या करते हैं? आगे मूव कर पाते हैं। सेकेंड वन इज वेट। अब वेट को आपको लग रहा होगा वेट कौन सा फोर्स? सो देखिए, ग्रेविटी है, हम लोग यहाँ पे पृथ्वी पे हैं, अर्थ के सरफेस पे हम लोग खड़े हैं। सो किस वजह से? ग्रेविटी की वजह से। तो हमारे मास पे जो फोर्स लगता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे मास पे लगता है, इसकी वजह से हमें क्या मिलता है? हमारा वेट मिलता है। ओके, सो वेट भी क्या हो गया? कॉन्टेक्ट फोर्स का एग्जाम्पल हो गया, क्योंकि हम लोग अर्थ के कॉन्टेक्ट में हैं। ओके, सो अर्थ के कॉन्टेक्ट में ही तो फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। सो दैट नाउ सेकेंड वन इज नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। ओके, सो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स ये क्या होता है? द फोर्स विच डेवलप बिलो द टू बॉडीज व्हेन दे आर नॉट इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर। ये वो फोर्स होता है दो बॉडीज के बीच में, ये वो फोर्स लगता है जब वो बॉडीज आपस में कनेक्टेड नहीं होती। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग लें मैग्नेट का एग्जाम्पल लें, सो मैग्नेट में भी फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फोर्स। ओके, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? जो मैग्नेट्स होती है वो कनेक्टेड तो होती नहीं है, वो तो काफ़ी दूर रखी होती हैं। मीन्स मैग्नेटिक फील्ड के जब उनको अंदर रखोगे तब वो क्या होता है? या तो रिपल्शन करती हैं या तो अट्रैक्शन करती हैं। तो वो फोर्स कैसा हो गया? नॉन कॉन्टेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि मैग्नेट पहले से नहीं चिपकी हुई हैं, उनमें फोर्स लग रहा है। फोर्स वो चाहे आपस में खींचने का फोर्स लग रहा है या दूर फेंकने का फोर्स लग रहा है, लेकिन फोर्स तो लग रहा है ना, ग्रेविटेशनल। सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपने क्लास 10 में पढ़ा ही होगा कि जो इलेक्ट्रॉन
और जो प्रोटॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन को खींचता है। ओके, सो ये भी फोर्स कैसा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। वो अलग बात है कि इलेक्ट्रॉन नहीं आता न्यूक्लियस में, बट वो खींच तो रहा है, वो फोर्स तो लगा रहा है, ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, सो ये था नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, वो फोर्स जो किसी दो बॉडीज के बीच में लग रहा हो लेकिन बॉडीज आपस में कनेक्टेड नहीं हो। ओके, सो वो होता है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। चलिए अब एक हमारा अच्छा सा टॉपिक आ गया है, मोमेंटम, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके गाइज, सो मोमेंटम होता क्या है, इट मेजर्स द अमाउंट ऑफ मोशन परफॉर्म द बॉडी इफ इट हैव अ फाइनाइट मास एंड मूविंग विथ फाइनाइट वेलोसिटी। कहने का मतलब वो है कि किसी बॉडी पे मोशन का क्या इम्पैक्ट हो रहा है, किसी बॉडी पे मोशन का क्या इम्पैक्ट हो रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोमेंटम। ओके, सपोज करिए ये पेन है, ये इसकी निब है, इस निब को अगर मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, ओके, तो मैं कितना, मेरे रखने की वजह से, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा होल हो गया है, कितना होल हुआ मेरे इस मोशन की वजह से, कितना होल हुआ, यही क्या होता है, मोमेंटम। ओके, सो मोमेंटम क्या होता है कि एक फिनाइट मास, ओके, मतलब कुछ मास किसी बॉडी का, जैसे सपोज करिए इस पेन का कुछ मास है, ओके, एंड कुछ मास है और इसको मैं ऐसे फेंक रहा हूँ, तो ये कुछ वेलोसिटी से गया, फेंका कुछ वेलोसिटी से गया, तो इसने क्या करा, जब ये गिरा तो इसने पेज को थोड़ा नीचे करा। सो मास और वेलोसिटी की वजह से किसी बॉडी पे जो इम्पैक्ट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। ओके, सो ये तो थोड़ी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन है, थोड़ी आसान सी डेफिनेशन लिख लीजिए, बट इसे भी okay guys, momentum, it is defined as the product of mass and velocity of a body. So basically momentum होता क्या है, किसी भी बॉडी के मास और उसकी वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। ओके, मोमेंटम के डिनोट करते हैं पी से। ओके, मोमेंटम को हम लोग पी से डिनोट करते हैं, और p इज इक्वल टू एम वी। मैंने यहाँ पे ऊपर वेक्टर्स लगा रखे हैं बिकॉज मोमेंटम जो होता है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, एंड जो वेलोसिटी है वो भी वेक्टर। मास स्केलर होता है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता, इसलिए मैंने मास पे वेक्टर नहीं लगाया है। ओके ना, अब ये तो हमें पता चल गया कि वेक्टर क्वांटिटी है, बट वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन भी तो होती है। सो मोमेंटम की क्या डायरेक्शन होगी, सो मोमेंटम की देखते हैं डायरेक्शन क्या होगी। सो किसी, सपोज करिए मैंने इस पेन को ऐसे फेंका, आगे गई। ओके, सो यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ा ना इस पेज पे, सो इसका मास और इसकी वेलोसिटी की वजह से जो इम्पैक्ट पड़ा यहाँ पे, तो मोमेंटम यहाँ पे हुआ। सो जो मोमेंटम की डायरेक्शन होती है वो अलॉन्ग विद वेलोसिटी होती है। जिधर साइड से मैंने फेंका, इधर फेंका तो इधर पड़ेगा इम्पैक्ट, इधर फेंकूंगा तो इधर पड़ेगा इम्पैक्ट। ओके, सो जो मोमेंटम की डायरेक्शन होती है वो वेलोसिटी के अलॉन्ग होती है। सो मोमेंटम की जो डायरेक्शन होती है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही होती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम कुछ बेसिक टर्म्स देख लेते हैं। सो हमें क्या पता चला था कि जो मोमेंटम होता है वो मास इंटू वेलोसिटी के इक्वल होता है। इस हिसाब से अगर हम लोग मास का फॉर्मूला निकालना चाहें तो हमें क्या मिल जाएगा, P अपॉन वी मिल जाएगा। ओके, सो इस हिसाब से अगर वेलोसिटी बढ़ेगा तो मास क्या होगा, घटेगा, और अगर मास बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटेगी। आप सपोज कीजिए दो एथलीट्स हैं जिन्हें दौड़ना है, जिसमें से एक का वेट है 50 kg और एक का वेट है 90 kg। कौन ज़्यादा दौड़ेगा, किसकी ज़्यादा वेलोसिटी होगी, एब्सोल्युटली 50 kg वाले की, क्योंकि 90 kg वाला तो काफ़ी भारी है। सो मास किसका ज़्यादा था, 90 वाले का, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, कम। और 50 kg वाले का मास क्या था, कम, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, ज़्यादा। ओके, ऐसा यूनिट देख लेते हैं मोमेंटम की। सो मास की ऐसा यूनिट क्या होती है, केजी, और वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड। सो मोमेंटम की जो एसआई यूनिट हो गई वो होगी केजी मीटर पर सेकेंड। ओके, डायमेंशन फार्मूला भी देख लेते हैं, सब चीज़ क्लियर होना चाहिए। डायमेंशन फार्मूला ऑफ मोमेंटम, सो मोमेंटम का डायमेंशन फार्मूला, सो मास का क्या होगा, मास का तो एम ही हो जाएगा। ओके, एंड वेलोसिटी का क्या होता था, एल टी माइनस वन। सो इस हिसाब से मोमेंटम का क्या हो गया, एम एल टी माइनस वन। ओके, ये हो गया मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला।
सो गाइज आज की क्लास हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। इसके आगे के जो टॉपिक्स, न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो हम लोग आगे की क्लास में डिस्क्राइब करेंगे। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज कर लीजिए। नोट्स जितने भी मैंने आपको बताए हैं सारे नोट्स आप कॉपी में रख लेना एंड उनको रिवाइज करते रहना। ओके एंड हाँ, आप लोग ना एक बार अपनी एनसीईआरटी की बुक भी उठा के देख लेना, बिकॉज एनसीईआरटी इज़ रेलिवेंट। एनसीईआरटी इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ें, देन उसके बाद किसी भी बुक पे जाएं। आपको यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आई एश्योर्ड। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।